सबसे पहले हम लोग होमोसाइड बाइट नंबर 11 के डिस्कशन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। आंसर्स मैंने आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो यू मे नोट डाउन, अदरवाइज मैं बाद में शेयर कर दूंगा। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार क्विकली सारे पार्ट सॉल्व किए देता हूँ। आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग इन द गिवन कंपाउंड ऑफ द रिएक्टेंट and also find out the other products and verify the law of conservation of mass. Chemical equation given है but unbalanced हो सकती है। तो जैसे पहले पार्ट को आपने बैलेंस किया होगा तो KClO3 gives KCl plus O2, ये इक्वेशन आई होगी। उसको बैलेंस करेंगे तो 2KClO3 2KCl plus 3O2, इसका हमें 490 ग्राम्स दिया हुआ। मॉलिक्यूलर मास निकाला किसी ने इसका? This comes out to be 122.5 I think। Yes sir। है ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 4 मोल्स। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के प्रोपोर्शन में रिएक्शन चलती है, 2:2:3 का प्रोपोर्शन अप्लाई होगा। तो अगर हमारे पास KClO3 के 4 मोल्स कंज्यूम होंगे तो उससे KCl के 4 मोल प्रोड्यूस होंगे और ऑक्सीजन के 6 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। तो पहले पार्ट में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया, तो यहाँ से अगर हम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे it comes out to be 6 into 32 grams। ये सॉल्विंग तो करते चलोगे आप, है ना? किसी को आंसर में डिफिकल्टी हो या कैलकुलेशन पार्ट में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, आई विल सॉल्व। सबसे पहले 6 into 32 करेंगे तो ये 192 ग्राम आपका मास आ गया। दूसरे पार्ट में पूछा है बाकी प्रोडक्ट्स का भी मास लिखना है, तो अगर हम अमाउंट ऑफ KCl लिखेंगे so this comes out to be 4 into molecular mass of KCl is 39 plus 35.5, 74.5। तो 74.5 उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 298 आ जाएगा। और बाद में कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना है तो आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास ऐड करके देख लो, ये 490 बनना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? सर आपने अमाउंट ऑफ O2 में 6 into 32 किया है। रिएक्शन देखो ना 2:2:3 में चल रहा है, तो अगर KClO3 का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन बनेगा 3 मोल। अभी KClO3 रिएक्ट कर रहा है 4 मोल, तो ऑक्सीजन कितना बनेगा? 6 मोल। 6 मोल। ठीक है, देन कम्स टू फर्स्ट बी पार्ट। हां, बी पार्ट में देखो KMnO4 की रिएक्शन कर रहा है। पहला काम तो इसे बैलेंस करना है, तो KMnO4 से K2MnO4 बना रहा है, MnO2 बना रहा है और O2 बना रहा है। पहले किसी ने बैलेंस करी है इक्वेशन? थोड़ा सा ट्रिकी है सर, और बाकी सब 1 है। यस सर। हां सर, 2KMnO4 2KMnO4 सर रिएक्टेंट 2 है, बाकी सब 1 है। अगर हमने यहाँ पे 2KMnO4 किया, ये K2MnO4 बैलेंस हो गया एंड एक MnO2 बैलेंस हो गया और एक O2 बैलेंस हो गया। आई थिंक इट इज बैलेंस है। अरे ये कंफ्यूजन है, हो गया बैलेंस? मनी तो भी है यार। यस मैंने वांटेड नहीं देखा था इस टाइम। आइसलैंड में तो ऐसे डिस्कशन नहीं करना है। मैंने बोला ना आपको, आपका अगर अपनी क्वेरी आपको बोलनी है तो बोलो, वन वे नहीं है, आपकी बात सुनूंगा। बट अगर आपको डिस्कशन करना है तो इट विल बी बेटर। सो मॉलिक्यूलर हमने इसको बैलेंस किया तो 2KMnO4 के K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 बैलेंस हो गया। एक बार चेक कर लीजिए सारे लोग फटाफट। उसके बाद आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला होगा, 115.8 दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे तो 15.8 बाय 158 आ जाएगा, तो 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखेंगे तो इट इज 2:1:1:1 2:1:1:1। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर इसका 0.1 मोल फॉर्म हुआ है तो डेफिनेटली इसका कितना मोल बनेगा? 0.05। इसका कितना मोल बनेगा? 0.05 और इसका कितना मोल बनेगा? 0.05। ठीक है, करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मासेस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनके अमाउंट आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मास अगर पीछे निकाले हो तो फटाफट बताओ। 0.05 में मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2MnO4 मल्टीप्लाई करना है। K2MnO4 मॉलिक्यूलर मास 197।
197 पर 197.132. उसके बाद MnO2 का मॉलिक्यूलर मास है 0.05 में MnO2 का मॉलिक्यूलर मास 87 परफेक्ट 87. एंड द लास्ट वन इज 0.05 into 32. ये सारे मासेस चेक करके आपको कंजर्वेशन ऑफ मास चेक कर लेना है. ये 9.85 ग्राम आ रहा होगा. ये 4.35 हो गया बिल्कुल ठीक. और लास्ट वाले में 1.6. 1.6. कंजर्वेशन ऑफ मास चेक करना है तो 9.85 प्लस 4.35 प्लस 1.6 करेंगे ये 15.8 आना चाहिए. ठीक है. सर नहीं आ रहा. सम करने से ये नहीं आ रहा. एक बार चेक करिए. 9.85 प्लस 4.35 प्लस 1.6. सर आ रहा है. सर आ रहा है. कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहेगा हमेशा. आप नहीं वेरीफाई कर पा रहे हो ये प्रॉब्लम. केवल न्यूक्लियर रिएक्शंस में कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता. केमिकल रिएक्शंस में कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा वैलिड होगा. ठीक है. इसका थर्ड पार्ट देखो. इसका थर्ड पार्ट में मरकरी ऑक्साइड दिया है. इसको हीट करा हमने. मरकरी और ऑक्सीजन बनाया हुआ. बैलेंस करेंगे तो 2Hg हो गया 2Hg प्लस O2 हो गया. इसका मॉलिक्यूलर मास 432 आ रहा है. मॉलिक्यूलर मास इसका आएगा कितना 216. सर फोर्थ यस सर 216. तो अब अगर हम इनके अमाउंट लिखेंगे कि कितना कितना बन रहा है तो स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से 2:1 बनना चाहिए. तो अगर इसके 2 मोल्स बन रहे हैं तो इसके कंज्यूम हो रहे हैं तो इसके 2 मोल्स फॉर्म होंगे. इसका 1 मोल फॉर्म होगा. और फाइनली अगर आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे दिस इज 2 into 200. दिस इज 400 ग्राम. दिस इज 1 into 32 ग्राम. अभी आपने मास से भी अगर सॉल्व किया होगा तो आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व हो गए होंगे. मेरा एम बस ये है कि आपको ये चीज प्रैक्टिस में आ जानी चाहिए सो दैट आप कंफर्टेबली सॉल्व कर पाओ. ठीक है. Then move to the next question. That is part D. D part में देखो एक क्वेश्चन है Pb3O4 on heating gives you PbO plus oxygen. इसको बैलेंस करा किसी ने? Balancing coefficient यस सर 261. 261. 2, 6 and 1. So 2 Pb3O4 gives 6 PbO plus O2. ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई. मॉलिक्यूलर मास निकाला 13.76 ग्राम. 688. डिवाइडेड बाय 688. कितने मोल आ रहा है? 0.02. So this comes out to be 0.02 moles. Stoichiometry से चलेंगे तो equation should be into 2:6:1. अगर इसके 0.02 मोल कंज्यूम हुए तो इसके मोल्स कितने बनेंगे 0.06 और इसके कितने मोल बनेंगे 0.01. इसके बाद यहाँ पे अगर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 0.06 into molecular mass of PbO is 224. 24 perfect and 0.01 into 32. 32. 0.32 ग्राम. दूसरा वाला अमाउंट बताइए. 14.04. 13.44. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो रहा है. दिस इज 13.44 ग्राम. यस सर. अगर 2 कहाँ से आया? दोनों को ऐड करके देख लीजिए. आपका कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड होना चाहिए. देन कम्स टू पार्ट ई. पार्ट ई में देखो H2O2 को हीट कर रहे हैं. हां बेटा बोलो आगे बोलो. तो ये आपने 0.224 से क्यों मल्टीप्लाई कराया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ PbO मास निकालने के लिए मोल्स इनटू मोलर मास. हर बार एक ही काम कर रहे हैं. मास निकालने के लिए मोल्स इनटू मोलर मास. मोल्स निकाला 0.06. मोलर मास 224. 208 plus 32. So 208 plus 16. ठीक है. चलो ई पार्ट में देखो हमने इक्वेशन बैलेंस करेंगे. 2H2O2 gives 2H2O plus O2. इसका 6.8 ग्राम दे रखा है. पहले मोल्स निकालेंगे 6.8 by 34. This comes out to be 0.2.
बार मोल्स आ गए हैं तो फिर से स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो क्या क्या आ रहे हैं, 2:2 आ रहा है कोफिशिएंट क्लियर। उसके मोल्स कितने कितने बनेंगे देखो यहाँ पे, दिस इज 0.2, दिस इज 0.1, और फिर इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है। This comes also to be 0.2 into 18, 3.6 gram, and 0.1 into 32, 3.2. सम करके देख लो, कंजर्वेशन ऑफ मास वैल्यू आना होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ ना समझ आ पा रहा हो तो बोलो फटाफट, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, it's given find the volume of the gases produced in each of the following chemical equation at 1 atmosphere 273 Kelvin. तो आपको पता है 1 atmosphere 273 Kelvin पे एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना लेंगे, 22.4 लीटर्स। 1 atmosphere 273 Kelvin पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। तो हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो हमें मोल्स निकालना है पहले और बाद में 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन फिर से है, बस इसमें वॉल्यूम निकालेंगे, मोल्स में 22.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान से समझो, मैंने आपको एक शीट में ज्यादातर केमिकल इक्वेशंस वो लिखी है जो आपको समहाउ एनॉटिक में बाद में लर्न करनी होगी। तो अगर आप इक्वेशंस पे पहले से थोड़ा ध्यान देते जाओगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू क्लास 12 जब पी ब्लॉक या एनॉटिक केमिस्ट्री की इक्वेशंस लर्न करनी होगी। अब थोड़ा अभी से प्रैक्टिस करोगे तो इट विल हेल्प यू। मैंने इसलिए कोई रैंडम इक्वेशन नहीं लिखी है, ज्यादातर वो इक्वेशंस लिखी है जो हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में। ऑल्दो अभी हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन सीख रहे हैं तो सिर्फ कैलकुलेशंस पे फोकस है, बट अगर आप साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को भी दिमाग में थोड़ा सा सेट करते हुए चलेंगे तो इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। अभी हमने देखो अमोनियम नाइट्रेट की हीटिंग करी है, इससे N2O बनाया हुआ है। N2O को हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं, अगर आप में से कुछ लोग जानते हो। N2O इज नोन एज लाफिंग गैस, ठीक है। तो इसको बनाने की टेक्निक है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं कॉमन टर्म, केमिकल नेम है, अदरवाइज इसको लाफिंग गैस के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट हीट करा, N2O और वाटर बनाया, इसको एक बार बैलेंस करेंगे पहले, तो मेरी समझ से 2H2O से बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। से बैलेंस्ड बैलेंस नहीं होगी, 2H2O लिखना पड़ेगा। सर 2H2O, यस सर। जैसे आपने इसमें 2H2O लिखेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद आपको इसका 32 ग्राम दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास निकाला किसी ने अमोनियम नाइट्रेट का? मॉलिक्यूलर मास सर 80 So this is 32 by 80. So this comes out to be 0.4, I think. Yes, Number of sir. moles will be 32 by 80, which is 0.4. ठीक है। आप स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट फिर से ध्यान से देखो तो यहाँ कोफिशिएंट है 1:1:2। तो अगर इसका 0.4 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 0.4 मोल फॉर्म होगा और इसका 0.8 मोल फॉर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले गैसेस का वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम ऑफ N2O निकालेंगे क्योंकि वाटर तो लिक्विड है। सो दिस इज इक्वल टू 0.4 into 22.4 liters, 8.96 this comes out to be 8.96 liters. और अगर दूसरे सब्सटेंस का जो अमाउंट पूछा है अगर वो लिखना है, अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिखना है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। सो अमाउंट विल बी 0.4 into molecular mass will be 44, I think, and this Yes, is 0.8 into 18. 17.6. पहला आंसर हो गया 17.6 and the second one is 14.4. 14.4। अब यहाँ पे भी चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ मास तो वैलिड ही रहे, आप चेक करोगे तो वो चीज हमेशा फिट होगी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्लियर, देन मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो अमोनियम नाइट्राइट हीट करें, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाइट्रोजन बनाने का ये मेथड होता है। अमोनियम नाइट्राइट अगर आप हीट कर रहे हैं तो उससे देखो नाइट्रोजन बन रहा है, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे भी 2H2O करना होगा। NH4NO2 80 ग्राम दिया है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला है। Yes, sir. 64. 64. So this is 1.25. Stoichiometric coefficient ध्यान से देखोगे तो it is 1:1:2। तो अगर 1.25 मोल रिएक्ट किया तो ये 1.25 मोल फॉर्म होगा और ये 2.5 मोल फॉर्म होगा। फिर वही प्रोसेस यहाँ से अगर आपको अमाउंट लिखना है पहले
1.25 into 28 कर दो और 2.5 into 8. 35 This is 35 grams and 45. and this is 45 grams. कंजर्वेशन ऑफ मास से वेरीफाई हो जाएगा और गैस का वॉल्यूम लिखना है तो यहाँ गैस है नाइट्रोजन तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विल बी 1.25 into 22.4. 22. 28. 28. So this comes out to be 28 liters. liters. Clear यहाँ तक? Then comes part C. Part C में देखो हमारे पास ferrous sulfate dot 7H2O दे रखा है. This is also an important reaction. इस इक्वेशन में देखो ध्यान से देखने की चीज ये है कि एक सब्सटेंस को हीट करने से दो गैसेस बन रही हैं, SO2 गैसेस, SO3 गैसेस. ठीक है, आपने इसको बैलेंस किया होगा तो मुझे लगता है 2 लिखना पड़ेगा. And बाद 14 SO2 H2O. 2 and H2O 14. बैलेंस हो गई इक्वेशन. उसके बाद हमारे पास का अमाउंट दिया है 52 ग्राम्स. तो अगर आप मोल्स निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास 278. 278. 278. Okay, so this divided by 278 0.18. moles will be, या ऐसे लिख सकते हैं 0.18. 0.18. Yes, sir. Perfect. So this comes out to be 52 divided by 0.18. Sorry, 278. Sir, one question. अगर वो 0.187 है तो हम लोग उसको 0.18 लिखेंगे या 0.18? There is no need to round off. आप ऐसे फ्रैक्शन में लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है, आगे सॉल्व करेंगे ना. जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ सॉल्व करेंगे. तो आप इसके अगर मोल्स के रेशियो में चलेंगे क्योंकि उससे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास गड़बड़ा जाएगा. So this ratio is 2:1:1:1:14. Right? तो अब मैं अगर इसके मोल्स लिखूंगा तो ये आ जाएगा 52/278. मॉलिक्यूलर मास सही निकाला ना? Yes, sir. ठीक है. So 52/278 into इसके मोल आ गए, इसके मोल्स भी 52/278 ही आएंगे, इसके मोल्स भी 52/278 आएंगे और इसके मोल्स आ जाएंगे 52 into 14. इसमें हाफ और हो जाएगा. सर डिवाइड होगा. हाँ सर हाफ इनटू होगा. फैक्टर हाफ मल्टीप्लाई करेंगे सब में. इनटू 1/2 26/270. परफेक्ट. इनटू और लास्ट वाले केस में हम लोग 7 मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 into 50. Yes, sir. 2/278 into 7. ठीक है. अब अगर हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिखेंगे तो यहाँ पर दो गैसेस हैं, एक SO2 और एक SO3. तो पहले दोनों के टोटल मोल्स निकालो. This is half into 52/278 plus half into 52/278. So total moles हो गए 52/278 और इसमें 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं. इसको सॉल्व करके बताना है कितने लीटर्स. तो जहां भी डेसिमल्स का इशू होता है तो वहां राउंड ऑफ एक स्टेप पे करते हैं. हर स्टेप पे राउंड ऑफ कर दोगे तो एरर पड़ जाती है बहुत ज्यादा. 4.188. 19. 4.188. हाँ भाई. So 4.189 या 4.19 लिख सकते हो राउंड ऑफ करके. So 4.19 लीटर्स अपना आंसर आएगा. सर इसको कंबाइन करके वॉल्यूम बताएंगे कि SO2 की अलग, SO3 की अलग अलग? अलग भी लिख सकते हो, दोनों को बताना हाफ हाफ करके लिख दो तो भी अलग अलग दो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस. तो गैसेस प्रोड्यूस मतलब जितनी Yes, sir. गैसेस है सबको कंबाइन करके भी लिख सकते हो. ओके सर. चलो इसके बाद थर्ड पार्ट में पहुंचते हैं. हाँ, फोर्थ पार्ट मतलब. सर हमने हाफ क्यों किया है यहाँ पे, जहाँ पे दोनों को ऐड ये चीज देख लो ना, कोएफिशिएंट्स आर 2:1:1:1 तो 2 मोल से 1 मोल बनेगा तो 1 से हाफ बनेगा. ओके सर. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ध्यान देना, इसीलिए बहुत छोटे-छोटे सवाल करा रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस में आ जाए, क्योंकि आप इसके पहले हमेशा मास से सॉल्व करते हुए आए तो आपको बहुत थोड़ा कंफ्यूज करेगा. इसलिए प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 सवाल दिए थे. बाकी टिपिकली क्वेश्चन नंबर 4 से अच्छे सवाल, बट प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है. आपको अगर नई आइडिया है तो पहले करना है. PbO2 सॉलिड को हीट करेंगे, इट विल फॉर्म PbO एंड O2. इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 2 PbO एंड O2 आ जाएगा. 2.4 ग्राम इसका मास दिया और मॉलिक्यूलर मास निकाला 240. 240 है. ओके. सो 240 करेंगे तो 0.01 मोल आ जाएगा.
इसके बाद देखिए हमारे पास फिर से स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है आपके पास 2:1। अगर 0.01 मोल रिएक्ट कर रहा है तो उसका 0.01 मोल बनेगा और उसका 0.01/2 मोल बनेगा। अब यहाँ से अगर हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे 0.01/2 इंटू 22.4 लीटर्स हमारा आंसर है। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 0.112 तो 0.112 लीटर्स लिख सकते हैं, या अगर और सिंपल टर्म में लिखना है तो 112 में लिख दीजिए। Yes, sir. The last part E, which is lead nitrate. Lead nitrate को हीट कर रहा है तो it is forming lead oxide, NO2 and O2. यहाँ पे 66.4 ग्राम मास दिया हुआ है। पहले इक्वेशन बैलेंस करेगा कोई बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स Sir, 2241. 2241 2241. एक बार बाकी लोग चेक कर लीजिए इक्वेशन अगर बैलेंस हो जा रही है। Balanced. Perfect. So molecular mass of lead nitrate is 332. 332 so 332. This comes out to be 0.2 mole, right? Yes, sir. Equation coefficients are 2:4:1. So coefficients पे एक बार ध्यान देना है। This is 2:4:1. अगर हमने इसको सॉल्व किया तो देखो ये 0.2 मोल आएगा, ये 0.4 मोल हो जाएगा, ये 0.1 मोल हो जाएगा। अब आपसे वॉल्यूम ऑफ द गैसेस पूछा गया तो हमारे पास दो गैसेस हैं NO2 और O2, अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आप दोनों एक साथ लिख रहे हैं तो कंबाइन करके लिख रहे तो हमारे पास दो गैसेस यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ NO2 लिखना है और एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिखना है। तो दोनों के मोल्स ऐड करने पहले 0.4 + 0.1 टोटल मोल हो गए, इसको 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। So this comes out to be 11.2 liters. सर डिवाइडेड बाय 2 होगा ना? हाँ सर, ऑक्सीजन 0.1/2 होना चाहिए ना? 0.2/2। लेड नाइट्रेट के मोल 0.2 है ना? अच्छा हाँ, ओके। काफी सवाल कर दिए इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आपको अभी नहीं क्लिक कर रहा तो आप स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई जल्दी नहीं है। जिनको नहीं क्लिक कर पा रहा है देयर इज नो हरी, आप एकदम आराम से सारे स्टेप बाय स्टेप लिखो शुरुआत में। उसमें कुछ भी जल्दी करने का फायदा नहीं है, जल्दी गलत करने के नंबर नहीं मिलते, सही करने के नंबर मिलते हैं और जल्दी सही करने के फायदा होता है। तो स्पीड तब बढ़ानी है जब आपको सही से आ जाए। जब तक कंफ्यूजन रहे, आप नहीं क्लिक कर पाए, तब तक आपको स्पीड अप नहीं करना है, पहले आपको सही करने पे फोकस करना है। सो प्रायोरिटी शुड बी द क्वेश्चन शुड बी करेक्ट। स्पीड धीरे धीरे करके आ जाएगी, उसमें कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार आप गलत करना शुरू करके तो उसे रेक्टिफाई करना बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम। सो आई वुड रिकमेंड कि पहले हमें सही करना सीखना है। टाइम ज्यादा लगता है, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, वो धीरे धीरे करके स्पीड अप हो जाएगा, बट पहले सही करना सीखना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब से फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन इज लिटिल टेक्निकल, अदरवाइज वही करना है जो आप पहले करते आ रहे हो। अब की बार क्या करा है, उसने बोला है t = 0 टाइम है जहां से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, और t = t वो टाइम है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। सो रिएक्शन स्टार्ट होने का मतलब जब हमारे पास रिएक्टेंट जो भी अमाउंट है वो कंज्यूम होना स्टार्ट होगा, और कंप्लीशन का मतलब वो पॉइंट जहां पे हमारा रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म हो गया। सो देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स, एक जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई है और एक वहां जहां पे रिएक्शन टर्मिनेट हुई है। ठीक है, तो जैसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। 2NH3 उसको हीट करा, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन बनाया। t = 0 पे इसका अमाउंट नहीं पता है मुझे, जो मुझे सॉल्व करके निकालना है। सो आई अज्यूम इट, लेट्स से x ग्राम। इफ इट इज x ग्राम तो उसके मोल्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा x/17। ठीक है, क्वेश्चन में आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पता है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर 2:2। Stoichiometric coefficients are 2:1:3। तो अमोनिया का अगर x/17 मोल रिएक्ट करा है तो नाइट्रोजन के जो मोल्स बनेंगे वो बनेंगे x/17 × 1/2, और जो हाइड्रोजन के मोल्स फॉर्म होंगे वो होगा x/17 × 3/2। ये मोल्स हुए। अब क्वेश्चन में देखो t = t पे t = t पे देखो हाइड्रोजन का अमाउंट दिया हुआ है, सो दैट अमाउंट इज एक्चुअली
x by 17 10.5 moles. 3/2 into molecular mass of hydrogen is 2. This is equal to 21 ग्राम. यहाँ से सॉल्व करके x निकालना. Yes sir. यहाँ से सॉल्व करके आपको x रिपोर्ट करना. 119. 119 ग्राम आपका आंसर आएगा. पहला वाला ऑप्शन जो ब्लैंक है वो 1.9 हो गया. और यहाँ से अगर नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है तो अमाउंट 98. यहाँ पे अगर चाहो तो आप कंजर्वेशन ऑफ मास लगा सकते हो क्विकली. आपको टोटल मास 119 पता है, उसमें से 21 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन है, तो आप सबट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो. अब यहाँ जरूरी नहीं आप पूरा पोल से सॉल्व करो, बट अभी चूंकि सिखा रहा हूँ इसलिए आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके सिखा रहा हूँ. सो इट इज x by 17 into 1/2 ये मोल्स है. उसमें 28 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू रिपोर्ट करनी है. x की जगह 119 पुट कर देना है, तो ये सॉल्व होकर 98 ग्राम आना चाहिए. Yes sir. केयरफुली देख लीजिए. थोड़ा सा फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन इज लिटिल डिफरेंट, अदरवाइज कर वही रहे जो पहले सिखा रहे थे आपको. इसके आगे के एक दो पार्ट थोड़े ट्रिकी हैं. 21 कैसे आया? 21 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में. हाइड्रोजन का अमाउंट देखो, T = T पे अमोनिया 0 दे रखा है, नाइट्रोजन निकालना है और हाइड्रोजन का अमाउंट 21 ग्राम दिया. अच्छा, इसके नीचे ये और ये सर 0 दिया है, ये जो 0 T = 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तब अमोनिया का अमाउंट नहीं पता है कितना है, कुछ होगा. हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 0 है. जब T = T पे रिएक्शन खत्म हुई तो अमोनिया 0 हो गया. हाइड्रोजन का अमाउंट निकालना है, नाइट्रोजन का अमाउंट आप निकालना है और हाइड्रोजन दिया हुआ है 21. ठीक है सर, ठीक है. सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है सर? बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया है ना सर, क्यों? 2 से कहां मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा, x by 17 into 3/2 मॉलिक्यूलर मास. पहले मोल आया ना, x by 17 into 3/2 इज मोल्स. मोल्स में हाइड्रोजन का मोलर मास मल्टीप्लाई किया है. यही सब तो बार-बार भूलोगे, तभी तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं. अदरवाइज तो बहुत सीधा क्वेश्चन. हां सर, ये T = 0 पर 34 ग्राम्स नहीं लिख सकते हैं? हमें तो मास लिखना था. तो 34 ग्राम नहीं है ना, इसीलिए तो सिखा रहा हूँ. तभी तो आपसे बोला मास से नहीं कर पाओगे थोड़ी देर बाद, तभी तो मोल सिखा रहा हूँ. अगर आपने अमोनिया की जगह 34 ग्राम लिख दिया तो गलत हो गया, क्योंकि मास तो हम कुछ भी ले सकते हैं. अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो रिएक्ट करेंगे वो 2:1:3 में रिएक्ट करेंगे. बट ये कोई कंपलसरी थोड़ी नहीं कि हम 34 ग्राम लें. किसी का मन आ गया, उसने 119 ग्राम ले लिया, कोई 19 ग्राम ले सकता है, कोई 2 ग्राम ले सकता है. इज इट कंपलसरी दैट आई विल टेक 34 ग्राम ऑफ अमोनिया? ठीक है, यही तो मेन बात है. तभी तो मैं बोल रहा हूँ अमाउंट वाले लोग थोड़ी बार फंस जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम ऐसी ऐसी चीजें लिखेंगे जो अमाउंट से नहीं रिलेट होंगी. अभी ऐसा भी हो सकता था कि मान लो अब इस रिएक्शन में अमोनिया थोड़ी ज्यादा ले लेते हो, अनरिएक्टेड बच जाती. या जैसे अभी कुछ सवाल ऐसे हैं जहाँ T = 0 पे हमने प्रोडक्ट का भी कुछ अमाउंट ले रखा है, तो हमारी क्वेश्चन फ्रेम करने की बात है. सर अमोनिया अगर अनरिएक्टेड हो जाती तो उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. नहीं, अभी ये सब फालतू बातें नहीं. अभी जो सिखा रहे हैं वो सीखना है, आगे वाली बात नहीं. अभी सिखाऊंगा, परेशान नहीं. अभी आ रहे हैं हर टर्म पे, कोई टर्म छूटेगा नहीं. मेरे पढ़ाने के बाद तुम्हें एक भी नई बात नहीं पता हो कि सर ये और बता दीजिए. अभी उस पे फोकस करना है जो सिखा रहा हूँ, बिकॉज लर्निंग पार्ट पे फोकस रखना है. क्वेश्चन की प्रोसेस सीखनी है, क्योंकि फंडामेंटल पहले सीखे जाते हैं. टेक्निकल सवाल तो मैं आपको कभी भी सिखा दूंगा, बट फंडामेंटल मिस हो गया तो फिर मिस हो गया, फिर वो दोबारा नहीं आता. और एक बार तुम अगर कंफ्यूज हो गए ना तो फिर इसको कभी सही नहीं कर पाओगे. कंफ्यूज नहीं होना, एक बार एकदम प्रिसाइसली स्टेप बाय स्टेप सीखना है. भले ही थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टाइम का तो कहीं कंस्ट्रेंट ही नहीं है, एकदम बिल्कुल. सर आपने 3/2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? हां बेटा, कोएफिशिएंट देखो. कोएफिशिएंट अमोनिया का कोएफिशिएंट 2, नाइट्रोजन कोएफिशिएंट 1, हाइड्रोजन कोएफिशिएंट 3. तो अगर 2 मोल अमोनिया रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन 1 मोल बनेगा और हाइड्रोजन 3 मोल बनेगा. तो अगर हमारा अमोनिया 1 मोल रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन ½ मोल बनेगा और हाइड्रोजन 3/2 मोल बनेगा. अगर x by 17 मोल रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा? x by 17 into 3/2. ठीक है, ठीक है सर. हाँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना. और अभी अगर आपको अभी आज भी डाउट रह जाए कोई बात नहीं, आप ये सारे सवाल फिर से करना. अभी मैंने एक बार सिखाया आपको, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस अगेन. इसीलिए मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया आपको पहले, अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. आज भी नहीं सॉल्यूशन दूंगा, आप इसको फिर से एक बार अटेम्प्ट कर लेना, तब मैं आपको कल इसका सॉल्यूशन पोस्ट करूंगा मॉर्निंग. आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही है, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर इट, क्योंकि अभी हम बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस तक जाने वाले हैं एंड तक अभी. और प्रोसेस हर बार यही लगेगा, चाहे जितना ट्रिकी सवाल हम सॉल्व करें वो इस प्रोसेस से जरूर सॉल्व होगा. ये खास बात है, इसलिए मैं आपको ऐसा तरीका सिखा रहा हूँ कि एडवांस लेवल पे आईआईटी वाले कितना भी टेढ़ा सवाल बना लें, आपका सवाल गलत नहीं हो सकता.
बट प्रोसीजर सही सीखना है, प्रोसीजर गलत नहीं बनाना है ना। अब देखो अगला सवाल देखो, हमारे पास NH2CO NH4 है। सर ये आपने सर हाँ बेटा, सर ये आपने अमाउंट ऑफ N2 लिखा सर, ये आपने S/17 कर, ये समझ में सर ये 98 ग्राम कहाँ से आया? x की जगह 119 पुट कर दो ना, ऊपर सॉल्व करके निकाला तो हमने x की वैल्यू देखो 119 ग्राम निकाल लिया ना। अच्छा ओके सर। नहीं करना तो एक स्टेप और लिख लो, मतलब अब इतना तो अपने आप लिखना है भाई, इतना थोड़ी मैं लिखूंगा। इसके अगले स्टेप में x की जगह 119 लिख लो, 117 into 1/2 into 28, तो सॉल्व करके 98। अदरवाइज मैंने कंजर्वेशन ऑफ मास से लिख दिया। अगर आपको लग रहा है मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, तो इट इज एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मास। अमोनिया का टोटल मास 119 है, हाइड्रोजन का टोटल मास 21 ग्राम बना, तो हाइड्रोजन कितना बनेगा 119 minus 20। अब ये सब ट्रिक्स लगानी है स्पीड अप करने के लिए, बट पहले सवाल सही से सॉल्व करना भी सीखना है। दोनों तरीके से आना चाहिए, पहले सही से करना आना चाहिए, क्योंकि ट्रिकी सवाल हुआ, ट्रिक नहीं लग पाई तो सॉल्व करना पड़ेगा, लगे ट्रिक तो तुरंत लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है फिर से। अब की बार वाली रिएक्शन पहले देखो, इक्वेशन बैलेंस करके लिखी हुई है। अच्छा, मोल में इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि इक्वेशन बैलेंसिंग चेक करनी होती है। ऐसे नहीं कि खाली कोफिशिएंट लिखे तो आपने मान लिया बैलेंस। कई बार धोखा देने के लिए क्या करेंगे, एक कोफिशिएंट लिख देंगे, बाकी नहीं लिखे होंगे, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली इस चीज को ध्यान रखना है। समझ में आ गया कि जब भी मोल्स निकालने हैं तो मतलब आपको बैलेंसिंग एक बार जरूर चेक करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हमें नहीं पता इसका कितना अमाउंट है, सो आई हैव अज्यूम्ड इट एज x ग्राम। ये दोनों 0 0 है। मॉलिक्यूलर मास निकाला किसी ने इस सब्सटेंस का? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH2CO NH4 सर 78। 78, परफेक्ट। सो ये इसके मोल हो गए। अब कोएफिशिएंट देखो हमारी रिएक्शन के हिसाब से, इट इज 1:2:1 है। अब अगर हम इसके मोल्स निकालेंगे तो इसके मोल्स बनेंगे x/78 into 2 और इसके मोल्स बनेंगे x/78। यहाँ तक ओके। अब CO2 का अमाउंट हमें दे रखा है 2.2 ग्राम, तो उसको बैलेंस करके लिख दो। हमारे पास x/78 मोल CO2 है, उसमें 44 से मल्टीप्लाई करा और ये अपने को 2.2 ग्राम दे रखा है। अमाउंट ऑफ CO2 निकाल के, amount of CO2 is x/78 into 44 moles into molar mass. This is given 2.2. यहाँ से सॉल्व करके x बताना है, कितना आएगा? सर 3.9। 3.9, ओके। x अपना 3.9 ग्राम आ गया। अब यहाँ से अमाउंट ऑफ अमोनिया निकाल लेना है। दोनों रास्ते हैं, या तो आप कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो या दोबारा सॉल्व कर लो। तो अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी x/78 into 2 into 70। इसको सॉल्व करके निकालिए और x की वैल्यू आप 3.9 निकाल चुके। सो 3.9/78 into 2 into 70। सर 1.7। 1.7। अब आप कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के देख लो, 3.9 + 1.7 की वैल्यू आपके 1.7 + 2.2 3.9 आना चाहिए, एकदम परफेक्ट आ रहा। अब देखो इसका CDE पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, स्पेशली C and D पार्ट। D थोड़ा और ज्यादा ट्रिकी है। पहले दो पार्ट सबको समझ आ गए। अब तो फर्स्ट 2 पार्ट किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार पूछ लीजिए। अगर 2 पार्ट एकदम क्लियर है तो मैं तीसरे पार्ट पे जा रहा हूँ। चलो आगे। थर्ड पार्ट नोटिस करना है। थर्ड पार्ट इज NH4HS। और देखो जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, सारे सवाल दोबारा कर डालना, बस आप एकदम परफेक्ट एक्सपर्ट हो जाओगे। इसमें एक्सपर्टी का एक ही रूल है, जितनी ज्यादा बार करोगे उतना एक्सपर्ट। तो फिर से हमने इसका x ग्राम एज्यूम कर लिया। मॉलिक्यूलर मास निकाला अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड का। सर 51। एक मिनट मैं सुन नहीं पाया, फिर से सर बता। 51। 51। 51। सो ये x/51 मोल हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब इक्वेशन बैलेंस है। देखो बैलेंस है तो कोएफिशिएंट 1:1:1 में चलेगा। तो अगर इसके x/51 मोल है, अच्छा अब इसमें देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिक है। इसका स्टार्टिंग में 0 ग्राम दिया हुआ है, बट इसका 2 ग्राम दिया हुआ है, मतलब 2 ग्राम H2S एक्स्ट्रा रहेगी हमेशा।
अब इक्वेशन से जो बनेगी वो बनेगी x/51 मोल इसके बनेंगे, x/51 मोल इसके बनेंगे, प्लस 2 ग्राम आपका एक्स्ट्रा है जो कि रिएक्शन में पहले से ही था। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम Yes, sir. अमाउंट ऑफ अमोनिया निकालेंगे क्योंकि उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। सो अमाउंट ऑफ अमोनिया इज 3.4 ग्राम, सो दैट इज x/51 into 17, ये इसका मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई करके मोल आ गया, अमाउंट आ गया, और ये अपने को गिवन है 3.4 ग्राम्स। यहाँ से सॉल्व करके x बताइए एक बार। 10.2 10.2 ग्राम्स। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ H2S प्रोड्यूस्ड। 2 ग्राम तो पहले ही से था और बना कितना वो निकालना है, तो प्रोड्यूस्ड अमाउंट हुआ x/51 into 34। ये बताइए कितना आ रहा सॉल्व करके, और x की वैल्यू 10.2 ग्राम पुट करना है। सिक्स 6.8 6.8 ठीक है, अब अगर ये 6.8 आ गया तो अमाउंट ऑफ H2S जो आप लिखेंगे वो 6.8 नहीं लिखेंगे, 6.8 ग्राम तो बना हुआ है और 2 ग्राम पहले से था, सो 8.8 ग्राम लिखेंगे। समझ आया? Yes, sir. सी पार्ट का जो सेकंड टैंक है जहाँ H2S का अमाउंट रिपोर्ट करना है, देयर विल रिपोर्ट 8.8 ग्राम, नॉट 6.8 ग्राम। 6.8 ग्राम वो अमाउंट है जो प्रोड्यूस हुआ है, बट 2 ग्राम तो पहले ही से वेसल में था, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 8.8 ग्राम। और जब यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे तो उसमें भी ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में रिएक्शन स्टार्ट होने टाइम क्या था हमारे पास, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस H2S, सो इनिशियल मास वाज 10.2 प्लस 2, दैट इज 12.2, और फाइनल मास लिखेंगे तो 8.8 प्लस 10.2 करेंगे। एकदम ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? चलो इसके बाद इसका डी पार्ट देखो, ये सबसे ट्रिकी पार्ट था, ये वही कर पाएंगे जिनको मोल अब तक पूरी बात समझ आ गई है, नहीं तो आपका सवाल गड़बड़ा जाना है। सो देखो, सोडियम नाइट्रेट को हमने हीट किया, सोडियम नाइट्राइट बन रहा है और ऑक्सीजन बन रही है। T=0 पे हमने इसका x ग्राम अज्यूम कर लिया, इसका अमाउंट 0 दिया हुआ और इसका 2 ग्राम्स दिया हुआ। मोल्स लिखेंगे तो इट इज x बाय मॉलिक्यूलर मास, बताओ सोडियम नाइट्रेट 85 85, सो दिस इज मोल्स। अब जब इसके x/85 मोल्स रिएक्ट करेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, बैलेंस है इक्वेशन, तो दिस इज 1:1:1। No, sir. सर Sir, 2 balance. is to Sir, 2 balance सर 2 is to 2 is to 1 2:1. 2:1. इक्वेशन Yes, बैलेंस sir. नहीं है तो पहले बैलेंस करेंगे, तो दिस इज 2 2 and 1, so now the coefficient ratio is 2:1। तो अगर हम मोल्स ऑफ NaNO2 फॉर्म करेंगे तो x/85 मोल बनेगा, जबकि ऑक्सीजन के मोल्स हाफ इनटू x/85 मोल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से Plus अगर 2 हम ग्राम। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड अगर लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस 2 ग्राम और होगा डेफिनेटली। सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड अगर लिखेंगे हम लोग तो वो कितना हो गया, 2 ग्राम पहले था और 6 ग्राम बाद में है, तो मतलब 4 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है, ये 4 ग्राम हो गया। ये चीज समझ आई? T=0 Yes, पे ऑक्सीजन 2 ग्राम था, Yes, sir. T पे 6 ग्राम है, तो रिएक्शन से कितना प्रोड्यूस हुआ 4 ग्राम, तो बस 4 ग्राम को इक्वल कर दो। 4. दिस इज 1/2 into x/85, ये मोल्स ऑक्सीजन के प्रोड्यूस हुआ into 32 is equal to 4। यहाँ से सॉल्व करके x निकालना। 85/4. 85/4. 85/4 लिखो, 21.25 grams. 21.25 ग्राम अपना आंसर आ जाएगा। और यहीं से अगर हम अमाउंट ऑफ NaNO2 प्रोड्यूस लिखेंगे तो अपना x/85 है, तो 21.25/85 Into 2. नहीं, by 85. 85 करेंगे, into 2 नहीं करेंगे, Yes, sir. ये 0.25 ग्राम देगा। 0.025.
0.25 1/4 आएगा। थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। ये तो मोल्स है ना, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaNO2 और बताइए 10.5 आ रहा है क्या आंसर? हाँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaNO2 इज 49 69 69 यस सर मैंने सॉल्व करके निकाला 69 हाँ सर 69 17.25 17.2 ये 17.25 ग्राम आ जाएगा। अब आप चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के भी चेक कर सकते हो। तो थोड़ा ट्रिकी सवाल था, देख लो, अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार एकदम क्लियरली समझ लेना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो बताइए, क्लियर है तो अच्छी बात है। दिस वाज वन ऑफ द मोर मैक्सिमम ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है भाई, यहाँ तक ओके। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लीजिए, ई पार्ट। पार्ट ई में देखो हमारे पास इक्वेशन है CH3 वोल्ट वाइज CH N डबल बॉन्ड NCH CH3 वोल्ट वाइज। अब ये देखो फॉर्मूला केवल कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला लिख दिया है, उससे कुछ नहीं होना है। क्वेश्चन सॉल्व करते गए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको फिर से इसका x ग्राम एज्यूम कर लेना है, ये दोनों 0 0 है। मॉलिक्यूलर मास निकाला किसी ने सब्सटेंस 114 114 114 मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 114। ये मोल्स हो गए इसके। बैलेंस है इक्वेशन की, बैलेंस करनी पड़ेगी सर बैलेंस्ड है तो कोएफिशिएंट 1:1 हो गया। तो अगर इसका x/114 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी x/114 मोल फॉर्म होगा और इसका भी x/114 मोल फॉर्म होगा। अब देखो क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है STP पे, तो अगर हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP लिखेंगे तो मोल्स तो होगा x/114 इंटू 22.7 मल्टीप्लाई करेंगे, इतने लीटर्स आ जाएगा। और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 11.35 लीटर्स। यहाँ से सॉल्व करके x निकालना। x बताइए एक बार कितना आ रहा है? इसमें से 57 ग्राम आना चाहिए। 57 आ रहा है। एक बार x आ गया तो यहाँ से अमाउंट ऑफ C6H14 निकाल लेना, दैट इज x/114 इनटू मॉलिक्यूलर मास C6H14 का 86 इसको सॉल्व कर 43 देना ग्राम 43.57 ऐसा इतना खतरनाक आंसर कहां से? 43 आ रहा है। 43 आ रहा है। 86 का जस्ट आधा आ जाएगा, 43 ग्राम आंसर। ठीक है, 43 है। यहाँ तक क्लियर सबको? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आगे के आंसर्स आपके पास हैं, एक बार वेरीफाई कर लो, या अगर नहीं कर पाए तो मैं अगली क्लास में भी डिस्कस कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वो कॉन्सेप्ट थे, आपको सिखाना ही था। बिना उसके आपको मैंने तो लास्ट गलत है, वो वापस ट्राई कर लेंगे, आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर ठीक है, लीजिएगा। तो आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस फ्रॉम 4 to 14। आंसर मैंने अभी आपको दे दिए, अच्छा नोट करना है तो कर लो, नहीं सर तो आंसर्स आप एक बार सेंड भी कर देंगे। हाँ बिल्कुल कर देंगे, तो आप उसको एकदम नेक्स्ट क्लास में देख लीजिएगा। सर हाँ बेटा, सर इससे पिछले वाले असाइनमेंट में खोल लिए, एक बार एक क्वेश्चन पूछना था सर, डाउट था। कौन सा असाइनमेंट? सर इससे पिछले वाला सर। मींस यू मेंट टू से 10th, ओके? यस बताओ। जल्दी करो बेटा। सर इसमें जो 5th वाला क्वेश्चन है सर, हाँ सर इसमें सॉल्यूशन कंटेन 0.18 ग्राम पर ml है सर, ये तो डेंसिटी हो जाएगी और आपने इसको सर मास लेके सॉल्व किया है। नहीं ऐसे नहीं किया आपने 1 ml लेके सॉल्व किया। 1 ml नंबर में 5 में 1 ml वॉल्यूम लिया था ना, तो जो 1 ml वॉल्यूम है तो मास उतना ही हो जाएगा।
अच्छा ठीक है फिर, ठीक। ओके चलो, इसके बाद पैकेज में क्वेश्चन पूछते हैं आपको। सर अभी आप पढ़ा दीजिए। सर नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में। अभी तो चल जाएगा इस हफ्ते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 लेक्चर है नेक्स्ट वीक से, मैंने आपसे बोला 5 लेक्चर पर वीक है कम से कम, या 4 लेक्चर पर वीक। अगर तुम ऐसे करोगे तो बहुत लैग कर देगा। सो मेक इट अ प्रैक्टिस कि आप रोज का काम रोज करते हो। चलो कोई बात नहीं, आज इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं आज पढ़ा सकता हूँ आपको आगे। बट बी वेरी केयरफुल कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा करना नहीं पड़े दोबारा। अब अपना होमवर्क एकदम अप टू डेट सेम डे में करना है। चलो उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में ये 2 क्वेश्चंस दिए थे, ये तो करें। यस परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ पोटैश एलम। देखो होमवर्क रोज का रोज करने की प्रैक्टिस रखोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने उसको पेंडिंग छोड़ा कि कल करेंगे तो फिर ये हमेशा पेंडिंग ही रहने वाला है। ओके सो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सर हाँ सर वो न्यू स्टूडेंट सर जो होम असाइनमेंट 1 से मतलब सर 8 असाइनमेंट तक छूटा सर, वाला न्यू स्टूडेंट के लिए सर वो क्या मतलब कब? बेटा उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल है, आप एक बार सॉल्व कर लो, फिर मैं इसके बाद कभी भी बैकअप क्लास लगा दूंगा, उस समय आप पूछ लेना। पहले सारे लेक्चर्स तो कंप्लीट करो। मतलब डेली सर वो असाइनमेंट ये देखो पेंडिंग वाला वर्क धीरे धीरे करके होगा, उसको आप आराम से एक करके करो, ऐसे एकदम से नहीं हो पाएगा। आप पहले सारे लेक्चर्स करो, उसके सॉल्यूशंस मैंने इसीलिए पोस्ट कर रखे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्यूशंस देख लो। सॉल्यूशंस देखने के बाद आपके अगर डाउट्स बचते हैं तो उनको मार्क कर लो। तो देयर आर 2 वेज, या तो आप डायरेक्टली इंडिविजुअली मुझे सवाल भेज दो तो मैं आपको समझा दूंगा, अदरवाइज आई विल पुट इन बैकअप क्लास जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करा दूंगा। ठीक है, वो मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा, अगर चाहो तो कल भी पॉसिबल है, और आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे पोस्ट कर दूंगा अकॉर्डिंगली। अभी देखो इसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ पोटैश एलम निकालना था आपको, तो इसमें हमारे पास देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं। एक तो पोटेशियम है, एक सल्फर है, एक एल्यूमिनियम है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इतने सारे एलिमेंट्स हैं बेसिकली, तो इनके सबके परसेंटेजेस हमें निकालने हैं 1 by 1। तो सबसे पहले आपने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला किसी ने? 887 या 948? मॉलिक्यूलर मास आएगा 948। हां परफेक्ट, 948 बिल्कुल ठीक। परसेंटेज ऑफ पोटेशियम अगर लिखेंगे तो इससे 39 into 2 by 948 into 100। उसके बाद सर परसेंटेज अगर ऑफ किसी ने K2SO4 का निकाल दिया और Al2SO4 होल थ्राइस का निकाल दिया, भी चलेगा, बट परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स के परसेंटेज लिखने होते हैं। अगर आपने ब्लॉक वाइज भी निकाल दिया इट्स ओके, अभी एलिमेंट्स से निकालना कोई बात नहीं, चलेगा। परसेंटेज कंपोजिशन जब भी पूछा जाएगा इसका मतलब होता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स के परसेंटेज रिपोर्ट करना है। ठीक है, अगर आपने K2SO4 अलग से निकाल दिया, Al2SO4 अलग से निकाल दिया और वाटर अलग से निकाल दिया इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, दैट इज वन कैलकुलेशन। बट जब भी आपसे परसेंटेज कंपोजिशन पूछा जाएगा देन यू हैव टू रिपोर्ट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। अब जैसे यहाँ सल्फर निकालेंगे तो आप सल्फर देखो पूरे कंपाउंड में 4 है, सो 32 into 4 by 948 Yes and sir. percentage of aluminium if I'll calculate it is 27 into 2 divided by 948 into 100। इसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ऑक्सीजन इज 4 3 जा 12 plus 4 16 और 24 40। So this is 40 into 16 yes by sir. 948 into 100। And the last part is percentage of hydrogen 24 into 48 48 into yes sir. 48 into 1 by 948 into 100। ये आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। आपने सम करके देख लेना, इट मस्ट कम टू 100। समझ आ गया प्रोसेस? वैसे ही हमें अगला सब्सटेंस कैलकुलेट करना है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का मॉलिक्यूलर वेट निकाला पहले किसी ने? 348। 348 परसेंटेज ऑफ कैल्शियम निकालेंगे सबसे पहले, सो 3 into 40 by 348 into 100। उसके बाद परसेंटेज ऑफ सिलिका निकालेंगे, सिलिकॉन, सो सिलिकॉन एटॉमिक मास इज 28 into 1 by 348। 28 into 3
1 बेटा 3 CaO है, CaO is 3, SiO2 is 1. यस Okay, सर। sir. तो 3 लिखा है, जब डॉट लगा देते हैं तो वो 3 पहले वाले सब्सटेंस का नंबर होता है। सर 228 ग्राम आ रहा है। मॉलिक्यूलर मास तो गलत नहीं निकाला है? सर 228 है। सर 228 ग्राम्स आ रहा है। पक्का? यस सर। 228 निकाल दूंगा अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। देखो मॉलिक्यूलर मास अगर इसका निकालना है तो 23 into 40 plus 16 plus 28 plus 32 ये आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद जो आंसर आ रहा है वो बताइए। सर 228। 228 228 ठीक है, तो ये हमने सही करना है यहाँ पे। और फिर यहाँ से ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन इज टोटल 5, सो 5 into 16, बाद में टोटल परसेंटेज चेक करिएगा, ये भी 100 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? चलो इसके बाद एक नया टर्म लिखना है अपने को, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम लोग कॉमन टर्म में अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है, क्वेश्चंस में अल्फा लिख के आएगा। सो नेक्स्ट टर्म लिखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सर जहाँ पे भी अल्फा लिखा हो मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही नहीं नहीं ऐसा नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए अल्फा नोटेशन होता है, क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम लोग अल्फा लिख सकते हैं। ओके अल्फा का तो बहुत सारा मतलब होता है, अल्फा तो सिंबल है, बट स्टैंडर्ड नोटेशन अगर हमें कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करना हो, वी मोस्टली यूज टर्म अल्फा। ऐसा इसलिए बताया कि बुक्स में अगर आप पढ़ोगे तो वहां वो लिखते नहीं, अल्फा लिख देते हैं, फिर पता नहीं चलता है क्या, तो आपको उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लेना है। सो पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। Write out it is number of moles of reactant. It is number of moles of reactant. It is number of moles of reactant. It is number of moles of reactant consumed out of 1 mole of it. It is number of moles of reactant consumed out of 1 mole of it. जैसे मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट, हमने इसको हीट किया, इससे बना CaO और CO2। ठीक है, T इक्वल टू 0 पे इसके हमारे पास A मोल्स है, किसी टाइम T इक्वल टू T पे रिएक्शन हुई तो इसके X मोल्स कंज्यूम हुए, इसके X मोल्स फॉर्म हुए और इसके X मोल्स फॉर्म हुए। ये समझ आया कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट का अगर 1 मोल कंज्यूम होगा तो CaO का कितना मोल फॉर्म होगा? 1, और CO2 का कितना मोल फॉर्म होगा? 1। तो अगर X मोल कंज्यूम हुआ तो कितना फॉर्म होगा? X एंड X। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखेंगे हम अल्फा, वो क्या हुआ? X/A। कैल्शियम कार्बोनेट के A मोल्स में से X मोल रिएक्ट किया है, कैल्शियम कार्बोनेट के A मोल्स में से X मोल रिएक्ट किया है, तो 1 में से कितना रिएक्ट करा? X/A। दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने पहले डेफिनेशन समझनी है, डेफिनेशन मैंने बताया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन बताई, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड आउट ऑफ 1 मोल ऑफ इट। किसी भी रिएक्टेंट का अगर 1 मोल प्रेजेंट होगा तो उसमें से जितना भी रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
So it is number of moles of reactant consumed out of 1 mole of it. किसी भी reactant के 1 मोल में से जितना भी कंज्यूम होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो मैंने रिएक्शन लिखी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहा है। T इक्वल टू 0 मतलब जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई है वहां पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के A मोल्स हैं, ठीक है। T इक्वल टू T पे हमारे पास कुछ रिएक्शन कंज्यूम हुआ, कितना कंज्यूम हुआ मैं नहीं मालूम, तो हमने मान लिया कि X मोल कंज्यूम हुआ। तो A में से X मोल कंज्यूम हुआ तो कितने मोल्स बचे? A माइनस X। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर 1 मोल रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल और CO2 का 1 मोल फॉर्म हो रहा है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट X कंज्यूम हुआ है तो CO भी कितना बनेगा X और CO2 कितना बनेगा X, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हुई? X by A। A मोल्स में से X मोल कंज्यूम हुआ है तो 1 में से कितना कंज्यूम होगा, ठीक है। सर हमने A माइनस एक्स क्यों किया? क्योंकि X मोल कंज्यूम हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का X मोल कंज्यूम हुआ। जब रिएक्शन चलेगी तो एकदम से 0 थोड़ी रह जाएगा, पहले थोड़ा कंज्यूम हुआ, फिर थोड़ा और कंज्यूम हुआ, फिर थोड़ा और कंज्यूम हुआ, लास्ट में जाके 0 होगा। तो हमने किसी एक पॉइंट पे चेक करा तो हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट के X मोल कंज्यूम हुए। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट के X मोल कंज्यूम होंगे तो CaO का X मोल फॉर्म होगा और CO2 का X मोल फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि मैंने रूल सिखाया हुआ है कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट्स अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में फॉर्म होते हैं। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का X मोल कंज्यूम हुआ है तो CaO का X मोल बनेगा और CO2 का X मोल बनेगा, ठीक है। सर तो A माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा क्या? A माइनस एक्स से क्या इक्वल हो जाएगा? एक्स के इक्वल हो जाएगा। से इक्वल कैसे हो जाएगा? X मोल्स A मोल में से कंज्यूम हुए हैं तो 1 में कितना कंज्यूम हुआ? A माइनस एक्स। अरे बेटा X मोल कंज्यूम हुआ A मोल में से, तो 1 मोल होता तो कितना कंज्यूम होता? सर X by A। X by A। X by A। यस 5 से 1 तो 1 से 1/5 बस है। तो A मोल्स अगर रिएक्टेंट था तो उसमें कंज्यूम हुआ X, अगर 1 मोल होता तो कितना कंज्यूम होता है? X by A। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो X by A होता है। तो इसी क्वेश्चन को देखो कभी कभी सॉल्व करने के लिए, अभी तो जैसे मैंने आपको जो टेक्निक बताई है, तो अगर हम इसी टेक्निक में देखो एक चीज ध्यान से देखें तो अगर मैंने जो ऊपर लिखा है ना इक्वेशन उसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, T इक्वल टू T पे इसको लिख सकते थे A into 1 माइनस अल्फा, A अल्फा और A अल्फा। जहां पे भी X है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? A अल्फा। तो आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में X की जगह A अल्फा पुट करो तो A कॉमन आ जाएगा, तो A into 1 माइनस अल्फा गिव्स A अल्फा एंड A अल्फा। समझ आया? तो हम X भी कंज्यूम कर सकते हैं और A अल्फा भी कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे जो अल्फा है उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। समझ आया? जैसे एक और एग्जांपल से बता देता हूँ, एक और एग्जांपल देखो। लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है SO3, इसको हमने हीट किया, SO2 बना और O2 बना, इसको बैलेंस किया तो ऐसे हो गया। T इक्वल टू 0 पे इसके A मोल है हमारे पास, T इक्वल टू T पे इसके A मोल में से कुछ X मोल कंज्यूम हुआ। आप कुछ भी कंज्यूम कर सकते हो, आपकी चॉइस है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम y लिखते हैं, 2x लिखते हैं, 3x लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, बस एकदम ध्यान से देखते चलना। कोएफिशिएंट रेशियो क्या है? 2:1। तो अगर हमारे पास SO2 का x मोल कंज्यूम हुआ है, यहाँ पे x मोल फॉर्म होगा और यहाँ पे x/2 फॉर्म होगा। समझते चलना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो किसी को ऐसे लिखना अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे तरीके से लिख रहा है, तो अगर किसी ने इसको ऐसे लिखा A minus 2x, कितना कंज्यूम हुआ? 2x, तो इधर कितना बनेगा? 2x और यहाँ कितना बनेगा? x। कोई अंतर नहीं है, आप चाहे पहले वाले तरीके से लिखो चाहे दूसरे वाले तरीके से लिखो, बोथ आर सेम। पर सर ये T is equal to T का क्या मतलब है? जो अलग-अलग स्टेटमेंट्स लिखे हैं T इक्वल टू T का मतलब टाइम है ना। जैसे हमने मान लो एक वेसल लिया, उसमें SO3 गैस भरी और उसको डिकम्पोज करा हीट करके, ठीक है। तो हमने अपनी घड़ी स्टार्ट करी, जैसे आपने हीट करना स्टार्ट किया, आपने T इक्वल टू 0 मतलब अपनी स्टॉप वॉच चालू कर दी। अब आपने लगा 10 सेकंड बाद हम देखते हैं कितना रिएक्ट हुआ, तो 10 सेकंड बाद कुछ X कंज्यूम हो गया। किसी का मन करा बोला हम 30 सेकंड बाद देखेंगे, किसी ने बोला हम 1 मिनट बाद देखेंगे। तो जो आदमी जहां नोटिस कर रहा है वही उसका T इक्वल टू T है। T इक्वल टू T का मतलब होता है वो टाइम जहां पे आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं।
दिस इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में आप रीडिंग तो कभी भी ले सकते हो ना, आप लोग लैब में प्रैक्टिकल करते हो तो ऐसा थोड़ी ना हर आदमी एक ही टाइम पे रीडिंग लेता है, तो सबका टी इक्वल टू टी अलग अलग है, समझ आया? तो Yes. टी इक्वल टू 0 मतलब जहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई, टी इक्वल टू 0 वो नहीं जहां से धरती स्टार्ट हुई थी, टी इक्वल टू 0 मतलब आपने जहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, दैट इज योर टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू टी मतलब जिस टाइम के बाद आपने पहला ऑब्जर्वेशन लिया, दैट इज योर टी इक्वल टू टी। कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, जितना मर्जी है वो टाइम हो सकता है जिस टाइम पे आपसे स्टडी करने के लिए बोला गया। रिएक्शन खत्म होने से पहले एक ऐसा टाइम भी आएगा जब रिएक्शन खत्म हो चुकी होगी, उसके बाद कोई रिएक्शन होगी नहीं, तो पॉइंट ही नहीं बचा। जब तक रिएक्शन चल रही है तब तक आप बीच में किसी भी पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? तो अब अगर हम यहाँ से अल्फा लिखेंगे तो चाहे पहले वाले एक्सप्रेशन से अल्फा लिखो और चाहे दूसरे वाले एक्सप्रेशन से अल्फा लिखो तो सेम आएगा, इसीलिए अल्फा यूज किया जाता है। क्योंकि एक्स के टर्म में तो कोई कुछ भी लिख सकता है, कोई a - 4x लिख दे, तो अगर वहां 4x कंज्यूम होगा तो अगली तरफ 4x बनेगा और फिर 2x बनेगा। रेशियो सेम रहेगा, द रेशियो इज 2:1। जितना SO3 कंज्यूम होगा, जितना SO2 फॉर्म होगा और जितना O2 फॉर्म होगा, दैट विल बी ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। यही मोल का फायदा है, इसीलिए मैंने कहा था मास से नहीं सवाल सॉल्व करने, मोल सीखना है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, और अभी नहीं, पूरे आगे केमिस्ट्री में इसको लगातार यूज करना है। इसलिए एकदम ध्यान से समझिए, और ये बात अभी बहुत बार आएगी आपके सामने, इसलिए हड़बड़ाने की भी जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार में सीख जाओगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो अल्फा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, सबके आंसर एक जैसे आएंगे। कोई भी पर्सन कैसे भी सॉल्व करे, दोनों का अल्फा सेम आएगा। देखो अगर किसी ने a - x करके अगर अल्फा निकाला है तो उसका अल्फा कितना आएगा, x मोल रिएक्ट करा है a में से, x मोल रिएक्ट करा है a में से, इस वाले बच्चे का सॉल्व होकर अल्फा आएगा x/a। दूसरा वाला बच्चा जो सॉल्व करेगा उसका वैल्यू आएगी 2x/a। अपने आप देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि a में से 2x रिएक्ट करा तो 1 में कितना रिएक्ट करा, 2x/a। तो अगर हम इसको अल्फा के टर्म में लिखेंगे तो पहले वाले एक्सप्रेशन में a * 1 - अल्फा लिखना पड़ेगा। अब x की जगह a अल्फा रख दो और a कॉमन कर लो। दूसरे वाले एक्सप्रेशन में 2x की जगह a अल्फा रखो और a कॉमन कर लो, तो ये a अल्फा फॉर्म होगा और a अल्फा/2 फॉर्म होगा। आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्टेंट जो आपने बोलते जाओ, डाउट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको डाउट तो आना ही है ना, एकदम डेफिनेट है। डाउट नहीं आ रहा तो समझ ही नहीं आ रहा आपको, बताओ क्या नहीं समझ तो हम लोग 1 बाय 1 पूछो, ऐसे एक साथ दोनों लोग पूछो तो समझ ही नहीं आएगा। हाँ दीपेन, पहले आप बताओ क्या पूछ रहे हो। सर a - x को a ब्रैकेट 1 - x लिखा ना, क्या लिख सकते हैं सर उसको? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो तुम्हारा अल्फा x हो जाएगा। बेटा अलजेब्रा है, अलजेब्रा में तुम क्या करते हो, लेट्स x y z अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो, उसमें क्या बिगड़ रहा है। सर ये लास्ट लाइन में a ब्रैकेट में 1 - अल्फा वाला स्टेटमेंट नहीं समझ आया। हमने अल्फा की वैल्यू x/a निकाल ली, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, a अल्फा। तो जहां a - x लिखा है वहां x की जगह a अल्फा लिखो और a कॉमन करो। x को हम लोग 1 - अल्फा से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्या? नहीं, x को 1 - अल्फा से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। x इज वो अमाउंट जो कंज्यूम हुआ है और अल्फा वो है जो 1 मोल में से कंज्यूम हुआ है। जैसे हमारे पास 10 मोल रिएक्टेंट है, 10 मोल रिएक्टेंट में से 2 मोल कंज्यूम हुआ, तो 10 में से 2 कंज्यूम हुआ तो 1 में कितना कंज्यूम हुआ, 0.2, तो अल्फा हुआ 0.2। इसी रिएक्टेंट के 10 मोल थे हमारे पास, उस 10 मोल में से लेट्स से 2 मोल रिएक्ट करा, तो 10 में से 2 मोल रिएक्ट करा तो 1 में कितना रिएक्ट करा, 0.2, तो अल्फा होगा 0.2। 1 मोल रिएक्टेंट में से जितना रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है सर, ये हम लोगों ने सर यहाँ पे आपने जो यहाँ t=2 में सर जो आपने अल्फा x/a लिखा है सर, ये एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। मैंने बोला आपने कहाँ से और कैसे लिखा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डेफिनेशन है 1 मोल में से जितना रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इतना समझ आया पहले? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड आउट ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। 1 मोल में से जितना रिएक्ट करेगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। हमारे पास a मोल रिएक्टेंट था, उसमें से x मोल रिएक्ट कर गया, तो यूनिटरी मेथड लगाओ ना, सिंपल। अगर हमारे पास a मोल था तो x मोल रिएक्ट किया,
तो अगर 1 मोल रिएक्ट करता है तो कितना रिएक्ट करेगा? x/a। ये है फॉर्मूला, समझा? जिसने दूसरे वाले तरीके से सॉल्व किया है उसका क्या हो गया? a मोल से रिएक्ट कितना कर रहा है? 2x मोल। तो 1 से कितना रिएक्ट करेगा? 2x/a। तो उसका अल्फा 2x/a है। जो जैसे लिखेगा उसका अल्फा वैसे ही है, बट फाइनल आंसर सबके मैच करेंगे क्योंकि सॉल्व करने के बाद तो रिजल्ट एक ही वैल्यू आएगी ना। तो वेरिएबल मानने वाली बात है। आपने x माना, किसी ने 2x माना है, किसी ने 3x मान लिया, किसी ने x/2 मान लिया, वो तो चॉइस है। आ गया समझ? तो इसका यूज कहाँ है? अभी आएगा क्वेश्चन में, बहुत यूज है इसका। तो अभी हम लोग जैसे पिछले, अभी जब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 सिखाया था तो हम क्या कर रहे थे? 100% कंज्यूम करा दे रहे थे। अभी कोई बोलेगा 60% रिएक्ट किया तो अल्फा की जगह 0.6 लगाना पड़ेगा। अभी मैंने जैसे पिछला, अभी तो आपको सिखाया ना, पिछले असाइनमेंट में थर्ड क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था तो हमने एक t = 0 लिया और एक t = t वो लिया था जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अभी ऐसा भी तो हो सकता था हम बोलते कंप्लीट नहीं हुई, बीच में बताओ जब 40% रिएक्ट किया तब बताओ कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो अल्फा 40% यूज करेंगे। सर इसमें हम लोग जैसे O2 का सर 32 सर या इन सब का यूज नहीं है क्या सर? मतलब मास का निकालने का? मास निकालने टाइम यूज है, जब मोल निकाल लेंगे तो मोल्स में मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करेंगे तब मास का यूज होगा। मैं बार-बार क्यों इस बात को कह रहा हूं कि मोल से सवाल सॉल्व करना है। आप अपनी 9th वाली टेक्निक नहीं छोड़ोगे तो आप परेशान रहोगे। मैंने पहले ही बोला था आपको, क्योंकि मैंने बोला था जैसे जैसे टफनेस की तरफ बोलूंगा मास से काम नहीं बनेगा, मोल से ही करना पड़ेगा। अगर मास से ही सवाल सॉल्व हो रहे तो मोल क्यों बनाते हैं? आगे वाला कॉन्सेप्ट बनाया गया, इसका मतलब पिछले वाले कॉन्सेप्ट से सवाल नहीं हो रहे होंगे। अब तो अभी भी वैसे ही सॉल्व करोगे कि 80 ग्राम से 64 ग्राम और 32 ग्राम बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, तो उससे आप छोटे मोटे सवाल सॉल्व कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा था, पिछले असाइनमेंट तक सॉल्व होंगे ये भी कहा था, बट मैंने बोला था जैसे ही ट्रिकी सवाल करूंगा फंस जाओगे, इसीलिए मोल सिखा रहा हूँ। बार बार बोल रहा हूँ किसी प्रैक्टिस करनी है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में सॉल्व करना सीखना है, दैट इज मैंडेटरी। इफ यू विल नॉट लर्न इट यू विल बी इन ट्रबल। सबको कंफर्ट जोन अच्छा लगता है। 9th क्लास की टेक्निक बहुत अच्छी थी, छोटे छोटे सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे थे, मजा आ रहा था। अभी भारी भारी सवाल आएंगे, नहीं होंगे तो दुख होगा, तो थोड़ा एफर्ट मानना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ मोल सीख लो। अगर इसीलिए बोला पिछला असाइनमेंट ठीक से करना है, मोल से करना है। इतने सारे सवाल मैंने इसीलिए करके दिखाए बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके बिना काम नहीं बनेगा। अगर शॉर्टकट से बन रहा होता तो मैं नहीं लगाता सबसे पहले शॉर्टकट। सोचो मैं आईटी से पास आउट हूँ, अगर मैं अपना शॉर्टकट नहीं लगा रहा हूँ उसका मतलब शॉर्टकट नहीं काम करेगा। तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ एडवांस लेवल के लिए बता रहा हूँ। आपको आईआईटी का पेपर क्लियर करना है, सो यू मस्ट नो द टेक्निक। टेक्निक इज आपको एक एक करके वैल्यू सॉल्व करना सीखना है, एंड दैट टू विद द मोल्स कोएफिशिएंट्स के साथ। समझ आ गया प्रोसीजर? तो अब जैसे मान लो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन अभी दे देता हूँ। आप एक क्वेश्चन देख लो अगर आपको एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्चुअल क्वेश्चन में SO3 से सेम क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। SO2 + O2 बनाया, इसका 80 ग्राम लिया हमने, t = 0 पे, t = t पे इसका 16 ग्राम मिल रहा है मुझे। ये 0 0 था, ये बताना है कितने ग्राम होगा। तो लिखना है फाइंड अमाउंट unknown amount of reactant and product also find alpha। दो चीजें सॉल्व करनी है। फिर से वही सेम प्रोसीजर सॉल्व करो। हमने लिखा 2SO3 is 2SO2 + O2। हमारे पास इसका 80 ग्राम गिवन है।
80 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 80 होता है शायद, 80 है। ये 1 मोल आ गया। अब इसके 1 मोल में से कुछ x मोल कंज्यूम हुआ तो इसका x फॉर्म होगा, इसका x/2 फॉर्म होगा। सो x/2 into 32 ये इसका मास हो गया। ये अपने को 16 ग्राम गिवन है। यहाँ से सॉल्व करके पहले x निकालेंगे। x1 है सर। x1 है। x1 आ गया तो अगर x की वैल्यू 1 आ गई इसका मतलब कंप्लीटली रिएक्ट कर गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। और इसका कितना अमाउंट बनेगा 64। यहाँ से 64। और यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तो 1 मोल में से पूरा 1 मोल रिएक्ट कर गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 1। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। मैंने बोला कि हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ऐसे बोल सकते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ रिएक्शन हो चुका है। हाँ वही मतलब है अल्टीमेटली 1 मोल रिएक्टेंट में से कितना रिएक्ट करा वही उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 1 मोल में से 1 मोल रिएक्ट करके 100% बात, ठीक है। फिर से देख लो मैंने क्या बोला कि 80 ग्राम हमारे पास रिएक्टेंट था स्टार्टिंग में, तो उसके मोल्स निकाले तो इट इज 1 मोल, ठीक है। रिएक्शन कराई 1 माइनस x और x/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बना, उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करा हमने तो उसका मास आ गया। एक बार ही मास आ गया तो उसमें 16 ग्राम के इक्वल करा तो x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई है तो इसका मतलब 100% रिएक्ट कर गया, अल्फा 1 आ गया। किसी को फिर से यही चीज सॉल्व करनी है, अगर आपको अल्फा की दूसरी वैल्यू चेक करनी है तो आप यहाँ पे 16 ग्राम की जगह 12 ग्राम लिख लो, एक बार फिर से सॉल्व करो सेम क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना लिखा होता, लिखा होता यील्ड इज 100%, तो मतलब तो यही होता है। बेटा यील्ड अलग चीज होती है, अभी इसमें बोला होता है यील्ड 80% है ना, तो ये सवाल बदल जाता है। 80% यील्ड का मतलब होता है कि पूरा 80 ग्राम SO3 रिएक्ट ही नहीं करा। यील्ड का मतलब होता है कि जितना रिएक्ट कर रहा है उसका कितना परसेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब होता है कितने परसेंट अभी रिएक्ट किया है। समझ आई बात? इसको ऐसे समझ लो, दूसरे तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है, और मैंने अपनी पॉकेट में 100 रुपीज रखे, 20 रुपए तो गिर गए, तो दैट इज लॉस। 80% जो है वो यील्ड है। अब इस 80% 80 रुपए में से 40 खर्च कर दिए तो 50% कॉस्ट खर्च हुई। तो 20% 80% मेरी यील्ड थी और 50% रिएक्शन हुई। समझ आया? किसी एक आदमी के पास 100 रुपए थे, उसकी पॉकेट में ओवरलोडिंग की वजह से कुछ 10-20 रुपए गिर गए, सपोज करो 20 रुपए गिर गए, उससे खो गए बेचारे से, तो उसकी जो यील्ड हो गई वो गई 80%। मतलब उसके पास एक्चुअली में तो 100 रुपए थे, बट एक्चुअल में उसके पास कितने बचे 80 रुपए। तो वो खर्च कितने कर सकता है 80 रुपए, 20 रुपए तो बर्बाद हो गए, ये हुई यील्ड। अब इस 80 रुपए में से उसने कितने खर्च किए, सपोज करो उसने 20 रुपए खर्च किए, तो उसने एक्सपेंडिचर कितना करा 25%। समझ आया डिफरेंस? यील्ड का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट का अमाउंट है उसमें से कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो परसेंटेज, और अल्फा का मतलब या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब होता है कि कितना हमारे पास जितना अमाउंट रिएक्ट हुआ उसमें से कितना कंज्यूम हुआ है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपने रिएक्टेंट डाला और एकदम से पूरा प्रोडक्ट बन गया। इट इज अ प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे करके कन्वर्ट होगा। तो कितने परसेंट कन्वर्ट हो रहा है वो लिखना। समझ आया? अगर किसी को अभी अल्फा 1 आ गया, इससे नहीं अच्छा लग रहा, तो अब एक दूसरा सवाल सॉल्व कर लो, उसमें इसी वैल्यू को 12 ग्राम लिख के सॉल्व कर लो, आपको फिर से अल्फा पता चल जाएगा। रिपीट द सेम क्वेश्चन, अब यहाँ पे 12 ग्राम लिख लो, फिर से सेम क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करके देख लो, तो आपसे उसके अल्फा की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। अब एक बार और करके देख लो, तो आपको अभी अल्फा की डिफरेंट वैल्यू समझ आ जाएगी। तो अगर ये हमारे पास 12 ग्राम है अल्फा की वैल्यू 3/4 आ रही है। हाँ, तो अगर हमने इसको 12 ग्राम कर दिया तो पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालो। सर 3/4 x की वैल्यू भी 3, हाँ x की वैल्यू 3/4 आ गई, परफेक्ट। यहाँ से x की वैल्यू 3/4 आ गई। अब चूंकि 1 मोल ही रिएक्टेंट था तो यही अल्फा हो जाएगा, अल्फा 0.75 हो जाएगा। किसी को अगर x और अल्फा में भी डिफरेंस समझना है तो जहां हमने 80 ग्राम ले रखा है, पहले आप इसे नोट कर लो,
वन बाय वन आप एक एक करके नोट करते जाओ। पहले एक एग्जांपल समझ आ गया जिसमें मैंने 16 ग्राम से सॉल्व किया था, तो अल्फा 1 आया था। अभी इसको 12 ग्राम करा हमने, फिर से आपने सॉल्व करा तो अभी अल्फा 0.75 आ गया। आप इसी क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व कर लो। अब की बार क्या करो, 80 ग्राम की जगह 360 ग्राम ले लो। फिर से सेम क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर लो। सर और ऑक्सीजन 12 ग्राम। नहीं ऑक्सीजन बदल दो। ऑक्सीजन लेट से 100 एंड लेट से 30 ग्राम कर लो। सर ऑक्सीजन इज 130 ग्राम। नहीं 30 ग्राम, 30। ओके 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 ओके। फिर से दोबारा सेम सवाल सॉल्व करके देख लो। एक ही जैसा सवाल इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको सारे वेरिएशन एक बार में समझ आए। क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत सारे असाइनमेंट में दे दूंगा आपको, आप वेरिएशन समझ लो। पहले मैंने 80 ग्राम SO3 लिया था, 16 ग्राम O2 बनाया था, पूरा कंज्यूम हो गया था, अल्फा बना गया था। दूसरे पार्ट में मैंने 80 ग्राम के साथ 12 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो आपने देखा 75% आ रहा है। फिर तीसरे पार्ट में मैंने दोनों अमाउंट बदल दिए। तो तीसरे पार्ट में इसको फिर से सॉल्व करके देखना है। तो 360 सर x की वैल्यू 15/8 आ रही है। इसके मोल्स है, पहले मोल्स बताओगे कितना आ रहा है? सर 1/8 into 14 9/2 आ रहे हैं, यानी 4.5 मोल। ये आपका 4.5 मोल आ गया। अब इस 4.5 मोल में से कुछ x कंज्यूम हुआ, ये x फॉर्म हुआ और ये x/2 फॉर्म हुआ। ये कैसे पता चला? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से 2:1। तो अगर x मोल कंज्यूम हुआ है तो इसका x बनेगा और इसका x/2 बनेगा। ठीक है, समझ आई बात? बस अब आपके अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? x/2 × 32, ये इसका अमाउंट हुआ। ये अपने को 30 ग्राम को मैंने यहाँ से x निकालना है आपको। कितना है x? 15/8 आ रहा है। x की वैल्यू 15/8 आ गई। ठीक है, Yes, अब अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? x/4.5, क्योंकि 4.5 मोल में से x मोल रिएक्ट कर रहा है। 5/12 तो 1 में से कितना रिएक्ट करेगा? 5/12 yes। So 15/8 × 4.5 5/12 0.38 5/12 आपका आंसर आएगा। ऐसा जरूरी नहीं हर बार अल्फा 100% आएगा, 60% आएगा, 50, कुछ भी रैंडम नंबर आ सकता है। जस्ट अ सॉल्व। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। सर इसको